कल आपने कहा था कि बना दीजिएगा ट्रिपेनोसोमा के स्ट्रक्चर, इसलिए बना दिए। ठीक है, तो ट्रिपेनोसोमा का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। ठीक है, इसमें आपको पैराबेसल बॉडी और उसके ऊपर बेसल ग्रेन्यूल से लगे हुए फ्लैजिला आपको दिखाई देंगे। बॉडी का जो मेम्ब्रेन है वो पेलिकल होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो है एंडोसोम मिलेंगे, और ये जो फ्लैजिला है वो कहीं पे थोड़ा सा जो है मुड़ा रहता है बहुत ज़्यादा, जिसे हम लोग अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये ट्रिपेनोसोमा है। अब अगर एक प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देखें तो ये जरूरी है आगे काम देखने के लिए थोड़ा सा। प्रोटोजोआ को अगर आप क्लासीफाई करेंगे तो इसको दो सब फाइलम में जनरली डिवाइड कर सकते हैं, प्लाज्मोड्रोमा और सीलियोफोरा। ठीक, तो प्लाज्मोड्रोमा जो होता है इसके 3 क्लास होते हैं, राइजोपोडा, मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा और स्पोरोजोआ। पूछेगा कि किस क्लास के एनिमल में लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है, तो राइजोपोडा या सार्कोडीना में लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के द्वारा होगा, इसका एग्जाम्पल अमीबा है। और मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा में लोकोमोशन जो होता है वो यूग्लिना के द्वारा होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। फ्लैजिला के द्वारा होगा, इसका एग्जाम्पल यूग्लिना। स्पोरोजोआ में लोकोमोशन नहीं मिलता, एब्सेंट होता है। और सीलियोफोरा को फिर 2 क्लास में बांट सकते हैं, सीलिएटा और सक्टोरिया। सीलिएटा में लोकोमोशन सीलिया के द्वारा होगा, जिसका एग्जाम्पल आपका पैरामीशियम है। और सक्टोरिया जो है वो हाईली एडवांस क्लास है, जिसमें यंग स्टेज में तो सीलिया होता है लेकिन मैच्योर्ड स्टेज में सीलिया नहीं होता है। लिख लीजिए। अब इसमें अगला एनिमल जो हम लोग को पढ़ना है वह है मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस
गया। तो मोनोसिस्टिस में बहुत जानकारी आपको ऐसा है नहीं कि जो नहीं होगा। मोनोसिस्टिस का मतलब क्या हुआ, लिखिए इसको, लिखिए। स्पोरोजोआ में क्या आएगा, स्पोरोजोआ में एनिमल जो प्रोटोजोअन्स हैं, जैसे आपके जिसमें कि लोकोमोशन नहीं होगा। लोकोमोशन किस में नहीं होगा, देखिए एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। सारे प्रोटोजोअन हैं जिसमें कि आपको लोकोमोशन नहीं होता है। मोनोसिस्टिस बताते हैं। हो गया ये जैसे न्यूक्लियर पे अंदर वाला पार्ट को लो, पूरे को न्यूक्लियस हो गया सर। वो तो साइड वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सा न्यूक्लियस, वो पूरा न्यूक्लियस है। फिर इंडोसोम, इंडोसोम क्या होता है, अंदर के जो है अंदर के पार्ट न्यूक्लियस के अंदर नहीं। इंडोसोम क्या होता है, इसमें जब रिप्रोड्यूस करने का उसी को ना इंडोसोम क्या होता है, इंडोसोम न्यूक्लियर प्लांट है नहीं, एक्चुअली ये इसको हम पौधा की तरह क्या आएगा तब बताइए ये जगह होगा। ठीक है, पढ़ के आएगा, थोड़ा सा देख के आएगा, नहीं तो फिर हम क्लियर करें। थोड़ा सा अभी लोग जो आए हैं, फाइलम प्रोटोजोआ को हम दो सब फाइलम में बांटे हैं, प्लाज्मोड्रोमा और सीलियोफोरा। ठीक है, प्लाज्मोड्रोमा के 3 क्लास हैं, राइजोपोडा या सार्कोडीना। राइजोपोडा या सार्कोडीना में वे प्रोटोजोवन आएंगे जिनमें लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के द्वारा होगा। ठीक है, चाहे एंट अमीबा हो या अमीबा हो। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा में वे आएंगे जिसमें फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन होगा, एग्जाम्पल यूग्लिना होगा। स्पोरोजोआ में लोकोमोशन नहीं मिलता, इसका एग्जाम्पल ये आपका जो है मोनोसिस्टिस है। मोनोसिस्टिस इसका एग्जाम्पल है। सीलिएटा में
सीलिया के द्वारा लोकोमोशन होगा, आप जानते हैं पैरामीशियम में सीलिया होता है। और सक्टोरिया हाईली एडवांस्ड होते हैं, इसमें यंग स्टेज में तो होता है सीलिया, लेकिन मैच्योर कंडीशन में सीलिया खत्म हो जाता है। ये तो संरचना कल वाला ट्रिपैनोसोमा का था, मैंने बताया। आज मोनोसिस्टिस पढ़ाना था। मोनोसिस्टिस का मतलब क्या हुआ? देखिए मोनोसिस्टिस की ये संरचना जो देख रहे हैं, तो मोनोसिस्टिस का संधि विच्छेद करेंगे तो मोनो मतलब होता है सिंगल, और सिस्टिस मतलब होता है ब्लैडर। मीन्स क्या हुआ? फाउंड इन सिंगल ब्लैडर, एक ब्लैडर के अंदर मिलने वाला जंतु। एक ब्लैडर के अंदर, एक खोल के अंदर पाए जाने वाले जंतु को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसिस्टिस बोलते हैं। कहाँ मिलता है भाई? बोलिए। प्रेजेंट एज इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट मतलब अंतःपरजीवी के रूप में प्रेजेंट एज इंडोपैरासाइट इन सीलोम एंड सेमिनल वेसाइकिल ऑफ अर्थवर्म। केचुए के सीलोम और केचुआ, अर्थवर्म। केचुआ का क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? बाकी केचुए का फेरिटीमा पोस्थुमा। ठीक है, तो ये जो फेरिटीमा पोस्थुमा है केचुआ, उसके सीलोम और सेमिनल वेसाइकिल्स में ये जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? मोनोजेनिक पैरासाइट होते हैं। ये संरचना देख रहे हैं आप, कहेंगे कि ये तो इसमें सीलिया जैसी संरचना है, सीलिया जैसी रचना है, और आप कहते हैं कि ये जो है लोकोमोशन इसमें नहीं होता। तो ये सीलिया नहीं है, ये हेलो क्या है फिर? ये डेवलपमेंट विद इन स्पर्म मॉर्बुला। इनका जो डेवलपमेंट होता है ना, जो सेमिनल वेसाइकिल में ये है, ये कहाँ मिल रहा है? सेमिनल वेसाइकिल में। तो सेमिनल वेसाइकिल में जब ये इंटर करता है तो ढेर सारे स्पर्म इसके पेलिकल से चिपक जाते हैं। ढेर सारे स्पर्म क्या होते हैं? ये सब स्पर्म है, स्पर्म टेल है, समझ रहे हैं? इसलिए क्योंकि इनका डेवलपमेंट स्पर्म मॉर्बुला में होता है, तो इसलिए यंग स्टेज में आपको ऐसा दिखेगा। मैच्योर कंडीशन में सीलिया लाइक संरचना आपको नहीं दिखेगी। इसलिए कहते हैं ये स्पोरोजोआ का मेंबर है। किसका मेंबर है? स्पोरोजोआ का, और इसमें लोकोमोशन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला जंतु हम लोग को पढ़ना है, एनिमल पढ़ना है, वो है हम लोग को पढ़ना लेशमानिया। लेशमानिया लिस्मानिया के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? पढ़े होंगे आप लोग।
also called as hemoflagellate, also called as हीमोफ्लैजिलेट। ये हीमोफ्लैजिलेट यानी ब्लड में मिलता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हीम मतलब क्या होता है, ब्लड, ब्लड में मिलने वाला फ्लैजिलेट है, आल्सो कॉल्ड है हीमोफ्लैजिलेट। कैसा होता है, डाइजेनिक पैरासाइट होता है, डाइजेनिक पैरासाइट होता है। कौन कौन से इसके होस्ट होते हैं, मैन क्या है इनका, प्राइमरी होस्ट है, और दूसरा कौन है भाई, दूसरा कौन है, सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई यानी फ्लियोपोटामस, सैंड फ्लाई, फ्लियोपोटामस, ये क्या है इनका सेकेंडरी होस्ट है। ठीक है, क्या उत्पन्न करता है बता ही चुके हैं, कॉजेस जी, कॉजेस काला आजार, स्प्रेड बाय, स्प्रेडेड बाय, स्प्रेडेड वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई है ना, सैंड फ्लाई इसको स्प्रेड करता है। ठीक है, अब बात उठता है लेशमीनिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी स्पीसीज है जो हम लोग पढ़ते हैं लेशमीनिया डोनोवेनी। कौन काला आजार कौन उत्पन्न करता है, लेशमीनिया डोनोवेनी, इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेशमीनिया डोनोवेनी। अब नाम लेशमीनिया डोनोवेनी क्यों पड़ा भाई, नाम लेशमीनिया डोनोवेनी क्यों पड़ा बताइए। इट डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट in the same year 1903, एक ही साल 1903 में 2 वैज्ञानिकों ने इसको खोजा। कौन कौन, विलियम बुक लेशमैन, विलियम बुक लेशमैन इन द, कहाँ खोजा इसने, इन द लीवर ऑफ ए सोल्जर, इन द लीवर ऑफ ए सोल्जर इन डमडम सिटी, इन डमडम सिटी। फिर दूसरे कौन थे जो इसको डिस्कवर किए, वो थे चार्ल्स डोनोवेनी, चार्ल्स डोनोवेनी डिस्कवर्ड इट इन स्प्लीन ऑफ ए सोल्जर एट मद्रास, एट मद्रास। तो 2 वैज्ञानिक हो गए, डोनोवेनी और लेशमैन, है ना, 2 वैज्ञानिक खोजे थे, डोनोवेनी और लेशमैन, इसलिए नाम इसका क्या पड़ गया, लेशमीनिया डोनोवेनी। ठीक है, इसलिए अब यहीं पे पूछता है, यहां लिख सकते हैं, हेंस काला आजार is also called as डमडम डिजीज। पूछ लेगा उल्टा पुल्टा करके, इसलिए इस काला आजार को हम
डम डम डिजीज भी कहते हैं, है ना, समझ गए। एंस काला आजार इज आल्सो कॉल्ड ए डम डम डिजीज। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है? इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 8 months। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 2 से 8 महीने का होता है। और हमेशा याद रखिएगा ये 2 फॉर्म में मिलते हैं, फ्लैजिलेट और नॉन फ्लैजिलेट, 2 फॉर्म में मिलेंगे, फ्लैजिलेट फॉर्म और नॉन फ्लैजिलेट फॉर्म। कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? ओनली फ्लैजिलेट, या इसका क्या नाम है, और प्रोमेस्टिगेट फॉर्म। प्रोमेस्टिगेट फॉर्म, ए मेस्टिगेट फॉर्म नहीं, ए मेस्टिगेट हो गया तो नॉन फ्लैजिलेट, तो ओनली फ्लैजिलेट या प्रोमेस्टिगेट फॉर्म कॉजेस डिजीज। केवल प्रोमेस्टिगेट फॉर्म ही क्या होता है, इसका रोग उत्पन्न करता है। समझ गए? आप लोग ये जनरल नहीं पढ़े हैं, आप यहाँ पढ़ना है, आप लोग को सीधो कानून यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, SKMU वाले। क्यों हमको पता चला? क्योंकि हम BSc को पढ़ा रहे थे ना यहाँ पे, तो तब पढ़ा भी दिए, पढ़ के सब गायब हो गया, पैसों नहीं दिया। बताइए, तो उसमें बच्चों की गलती नहीं थी, तो जो कोचिंग वाले यहाँ पे पढ़ाते हैं विवेकानंद क्लासेस पढ़वाया, उसके बाद तब हम जाने कि आपके सिलेबस में हम लोग नहीं पढ़ा, आप लोग पढ़ना कल देख रहे थे इसको, बड़ा अच्छा लगा हमको देख करके इसका डिस्कवरी। ये डीजे रिवर झारखंड भी आ रहा है, डीजे रिवर झारखंड भी आ रहा है। हाँ हाँ, उधर ठीक है। अगला नेक्स्ट, ये अच्छा एक नोट करके लिख लीजिए, बहुत बढ़िया है, पूछता है एग्जाम में। बेल एनिमैक्यूल किसको कहते हैं? वर्टिसेला इज आल्सो कॉल्ड एज बेल एनिमैक्यूल। अगर इसका संरचना देखेंगे घंटी जैसा होता है, समझे? ऐसे वर्टिसेला को बेल एनिमैक्यूल कहते हैं। तो पूछा गया कई बार एग्जाम, इसलिए उन्हें क्या बता देंगे, छूट जाएगा। ठीक, ये खत्म हो गया आपका फाइलम प्रोटोजोआ। अब आइए हम लोग देखते हैं फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है भाई? पोरीफेरा वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा? पोरोस मतलब होता है पोर, और फेरी मतलब होता है टू बियर, मतलब फोर बियरिंग एनिमल।
इनके शरीर में क्या होते हैं? पोर होते हैं, छिद्र होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा? पोरीफेरा कहा। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, पोरस मतलब पोर और फेरॉन मतलब होता है टू बियर, बियर माने धारण करना, ठीक है। तो ये छिद्र को धारण करने वाले जंतु, इसलिए इसको पोर बियरिंग एनिमल कहते हैं। दूसरा बात कि किसने डिस्कवर किया था या पोरीफेरा नाम कौन दिया? नेम पोरीफेरा पूछा गया है, वाज गिवन बाई, आप लोग पढ़ते में तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बनाते थे आप लोग को, भूल गए हैं। तो नेम पोरीफेरा वाज गिवन बाई R.E. Grant, R.E. Grant and also establish true animal nature of porifera। ट्रू एनिमल नेचर का भी इसने पता लगाया, एंड आल्सो एस्टेब्लिश ट्रू एनिमल नेचर ऑफ पोरीफेरा। क्लासिफिकेशन का मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या है बेसिस? प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स। इसके वर्गीकरण का आधार क्या है? हाँ, वेरी गुड। स्पीक्यूल्स इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का आधार क्या है? स्पीक्यूल्स है। अच्छा, अब आप बताइए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस स्तर का होता है? जैसे प्रोटोजोअन्स है तो ए सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर। यही से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी चलेगा। ट्रेंड्स आप देखेंगे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ट्रेंड्स के आधार पर फाइलम को क्लासिफाई किया है। तो अब इसमें कैसा होगा, अभी पकड़ लीजिए, यहाँ से भूलिएगा नहीं। अगर प्रोटोजोआ था तो ए सेलुलर, सुनिए इधर, प्रोटोजोआ था तो ए सेलुलर ग्रेड था। पोरीफेरा होगा तो सीधी बात है, सेल पे आ जाओ, सेलुलर ग्रेड होगा, सेलुलर ग्रेड। मल्टी सेलुलर हो जाएगा तो सेल तो जुड़ जाएंगे ना, मल्टी सेलुलर तो है लेकिन सेल जुड़े हुए नहीं होते, ऑल आर फ्री। सेल कैसे जुड़ते हैं? अब एक क्वेश्चन हमको बताइए। वन एनिमल सेल अटैच्ड विथ और द कंबाइंड विथ एनिमल सेल्स बाय, एक एनिमल सेल दूसरे एनिमल सेल से कैसे जुड़ते हैं? मान लीजिए ये एक एनिमल सेल है और ये एक एनिमल सेल से, ये दोनों जुड़ेंगे तब ना सेल से टिश्यू बनेगा जी। तो कैसे जुड़ेगा? एक एनिमल सेल दूसरे एनिमल सेल से जुड़ता है डेस्मोसोम्स, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, ठीक है ना, इन संरचनाओं के द्वारा। एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से कैसे जुड़ता है? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। इसीलिए कहते पूछता है ना, पके फल कड़े होते हैं, कच्चे फल कड़े होते हैं, पके फल मुलायम क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ये सपोज करो प्लांट सेल है, एक ये दूसरा प्लांट सेल है, दो प्लांट सेल में क्या मिलता है बीच में ऐसे? मिडिल लैमिला। क्या मिलता है? मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला किसका बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। और इसी मिडिल लैमिला से निकलता है फाइब्रस स्ट्रक्चर, जिसे आप लोग कहते हो प्लाज्मोडेस्माटा। और यही प्लाज्मोडेस्माटा एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ता है। फल जब पक जाता है तो क्या हो जाता है? फ्रूट में पेक्टोलिटिक एंजाइम बन जाता है। क्या बन जाता है? पेक्टोलिटिक एंजाइम बन जाता है। और ये पेक्टोलिटिक एंजाइम मिडिल लैमिला को डिसॉल्व कर देगा, जो कि किसका बना हो? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। जब मिडिल लैमिला को डिसॉल्व कर देगा तो सेल की पकड़ खत्म हो जाएगी। इसीलिए जब फल पक जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है। आम क्या है? कच्चा है, कड़ा है, पक गया तो एकदम पिलपिला हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो आप इस चीज को, बेसिक चीज को नहीं भूला कीजिए।
तो अब यहाँ पर बात हो रही थी स्पिक्यूल्स क्या थे, इनके बेसिस ऑफ क्लास में। तो मैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो पहले प्रोटोजोवन में ए सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। पोरीफेरम में, इसको पकड़ के रखना है, इसको फिर बार बार नहीं कि वो करना है, एकदम गांठ बांध के रख लेना है, क्योंकि ट्रेंड्स वैसे ही है तो नॉर्मल सी बात है। अगर ए सेलुलर था तो सेल आ जाएगा। तो अब यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर ग्रेड। सेल ट्रेड्स में जाएंगे तो क्या हो जाएगा यार, सेल से क्या बनेगा, तो टिश्यू ग्रेड। अब सिलेंट्रेट से प्लेटी एलिमेंट में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अरे टिश्यू मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गन। तो ऑर्गन ग्रेड। प्लेटी हेलमिंथिस से फिर एस हेलमिंथिस या एनिलिड्स में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। सही, तो ऑर्गन सिस्टम ही तो बॉडी का फॉर्मेशन किया है। तो नॉर्मल सी बात पकड़ के चलने का सोचना क्या है। तो इसमें स्पिक्यूल्स क्या है, इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पर क्या है, it has cellular grade of बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन है। इट हैज सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। द सेल्स आर नॉट लिंक्ड विथ ईच अदर, दे ऑल आर फ्री। एक क्वेश्चन यही तो देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, अगला फाइलम शुरू करेंगे लेकिन यहाँ बता देते हैं, उसमें मैं वहां पे लिखवाऊंगा। पूछता है, इन विच फाइलम फर्स्टली यू हैव सीन द क्लियर कट लेबर ऑफ डिवीजन। किस फाइलम के सदस्यों में सबसे पहले एकदम क्लियर कट लेबर ऑफ डिवीजन यानी श्रम विभाजन पाया गया। श्रम विभाजन जैसे आप पढ़ लिए, मम्मी ने खाना बना दी, पापा पैसा लेके आ गए, भाई बाहर का काम बट गया। तो सिलेंट्रेट्स ऐसे जंतु हैं, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा ऐसा जंतु होता है जिसमें कि हर सेल अपना स्पेसिफिक काम करता है। यहाँ पर एक ही सेल कई काम कर ले रहा है, लेकिन सिलेंट्रेट्स में क्या है, अलग अलग सेल अपने अलग अलग काम को करता है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन एग्जाम का। तो सिलेंट्रेटा में सबसे पहले मतलब ऐसा फाइलम है जिसमें क्लियर कट लेबर ऑफ डिवीजन पाया गया। ठीक है, तो इट है सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या है, बॉडी कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। बॉडी इज डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से लेयर होते हैं, पिनेकोडर, कौन सा लेयर होता है, आउटर, कोएनोडर, कौन सा लेयर होता है, इनर। ठीक है, और इन दोनों लेयर को जोड़ने के लिए क्या मिलता है, नॉन सेलुलर स्टिकी लेयर प्रेजेंट कॉल्ड मीजेनकाइम। याद रखिएगा, इन दोनों को कौन जोड़ता है, तो तीन लेयर नहीं होता, इसमें समझिएगा तीन लेयर है, दो ही लेयर है, पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म, और दोनों को जोड़ने के लिए एक स्टिकी चिपचिपा लेयर है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजेनकाइम बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। और फिर क्या है भाई, डिप्लोब्लास्टिक के बाद बॉडी वॉल, बॉडी हैज हॉलो स्पेस, शरीर के बीच में खोखला स्थान मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहलाता है, बॉडी हैज हॉलो स्पेस कॉल्ड स्पंजोसील कैविटी, या इसी को क्या बोलते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। भूलिएगा नहीं, शरीर के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खोखला रिक्त स्थान होता है जिसे हम लोग स्पंजोसील कैविटी कहते हैं या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। शरीर के बीच में खोखला रिक्त स्थान है जिसे हम लोग स्पंजोसील कैविटी कहते हैं या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है, इट हैज स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल,
cells, that is क्या होता है, that is coenocyte cell, not found in other phylum. दूसरे फाइलम में ये नहीं मिलेगा. It has special kind of cell. कौन सा सेल है? कोएनोसाइट सेल, जो कि दूसरे मेंबर्स में नहीं मिलता. नॉट फाउंड इन अदर फाइलम. क्या काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है. कोएनोसाइट सेल्स हेल्प्स इन न्यूट्रिशन एंड इन रिप्रोडक्शन. न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन दोनों में भाग लेता है. ठीक है. और क्या है? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, etc takes place by जनरल बॉडी सरफेस. ये सब क्रियाएं सामान्य देह भित्ति के द्वारा होता है. ठीक है. आर्कियोसाइट सेल कैसा होता है? टोटीपोटेंट सेल. बार बार पूछा गया है. टोटीपोटेंट सेल होता है जो कि सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकता है. इस क्लेरोब्लास्ट सेल क्या करता है? इस द स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स होते हैं. याद रखिएगा, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स होते हैं. और जो थीजोसाइट्स होते हैं, थीजोसाइट सेल स्टोर फूड एज रिजर्व मटेरियल. भोजन को संग्रहित करके कौन रखता है? थीजोसाइट सेल रखता है. और क्या होता है? इट हैज वाटर कैनाल सिस्टम. याद रखिएगा, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है. कोर ऑफ द बॉडी कॉल्ड, छिद्र को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया. ये किसके समरूप होता है? एनालॉगस टू द माउथ ऑफ वर्टिब्रेट. इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी हैज लार्ज पोर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? ऑस्कुलम. कैसे काम करता है? ये एनालॉगस होता है, एनालॉगस टू एनस ऑफ वर्टिब्रेट. ठीक है. एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा.
डायग्राम बना के बाद में समझाएंगे, पहले लिख लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि सब लिखने के बाद समझा नहीं सकते। ठीक, फिर लिखिए रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ, अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों से जनन करता है। सम कॉमन नेम्स, कुछ कॉमन नेम्स हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या है, जैसे बताइए जी। यूप्लेक्टेला, बोलो क्या कहते हैं? वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट, presented as gift in Japan at marriage ceremony। जापान में इसको शादी ब्याह के मौकों पर गिफ्ट के रूप में देते हैं। क्यों? एक तो संरचना इसका देखिएगा तो कुछ ऐसा होगा, बुके लाइक। ठीक, क्यों देते हैं गिफ्ट के रूप में? क्योंकि ये देखिए पोरस एनिमल है ना, शरीर में छिद्र है ना, और इसकी हर एक पोर में इंसेक्ट का एक पेयर रहता है, जो जीवन पर्यंत उसी में रहता है और एक साथ ही दोनों मर जाते हैं। तो आपकी झोरी इसी की तरह सलामत रहे, बनी रहे, इस विशेष के साथ इसको शादी ब्याह के मौके पर क्या कहते हैं? गिफ्ट के रूप में। ठीक है, तो यूप्लेक्टेला क्या बोलते हैं? वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट। और क्या है? यू स्पॉन्जिया क्या कहलाता है? वेरी गुड। बाथ स्पंज। स्पंजीला क्या कहलाता है? फ्रेश वाटर स्पंज, बहुत बार पूछा गया है। फ्रेश वाटर स्पंज। क्लियोना क्या कहलाता है? बोरिंग स्पंज। चेलाइना, चेलाइना क्या कहलाता है? फिंगर्स स्पंज। फिंगर स्पंज। ठीक है, इसी तरह से और भी है, जैसे फेरोनीमा। फेरोनीमा, ओल्ड मैन्स बियर्ड, बूढ़े आदमी की दाढ़ी, ओल्ड मैन्स बियर्ड। हाइलोनिमा, हाइलोनिमा। ग्लास रोप स्पंज, ग्लास रोप स्पंज। ठीक है, है ना? ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जिसके द्वारा हम ओरिफेरेंस को जानते हैं। देखिए, अगर आप एक स्पंज का जैसे ल्यूकोसोलिनिया का स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है ना, तो आप क्या पाते हैं?
अब देखिए, जैसे ये स्टोलन और ये बड, ठीक है। स्टोलन मतलब जिससे वो आधार से चिपका रहेगा, ठीक है ना। तो शरीर में क्या है भाई, छोटे 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 कौन है, पोर है, छोटा छोटा पोर है ना। तो ये जो पोर है वो, अब बताइए अगर सी वाटर अंदर आएगा तो कैसे आएगा, इसी पोर के थ्रू ना जी, बोलो। तो किसके करस्पॉन्ड हो गया, माउथ के, खाना हम माउथ से खाते हैं ना, इसीलिए के लिए आपने लिखा ये जो ऑस्टिया है, ये जो ऑस्टिया है, ये किसके एनालॉगस है, वर्टिब्रेट एनिमल के माउथ के समरूप है, एनालॉगस। अच्छा, ये ऑस्टिया है। और क्या देखते हैं कि इसमें आपको ऑस्टिया के बीच में जगह जगह पे ऐसे स्पिक्यूल्स मिलेंगे, क्योंकि बॉडी को एक स्ट्रक्चर भी तो देना है, और स्ट्रक्चर कौन देगा, स्पिक्यूल देगा। स्ट्रक्चर कौन देगा बॉडी को, स्पिक्यूल देगा, है ना। ये जो है ये क्या है, स्पिक्यूल है, बोलिए। अच्छा, ऊपर की तरफ देखिए एक बड़ा सा छिद्र है, ये क्या है भाई, ऑस्कुलम है। ऑस्टिया किसके एनालॉगस है, एनालॉगस टू माउथ। तो खाने के बाद मल गुदा से निकलता है, एनस से निकलता है, उसी तरह से ऑस्कुलम से पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या होगा, एनालॉगस टू एनस ऑफ अ वर्टिब्रेट एनिमल। पूछता है ऑस्कुलम किससे घिरा होता है, किससे घिरा हुआ है, घेरा है ना एक, किसका, फ्रिंज ऑफ, फ्रिंज मतलब होता है घेरा, फ्रिंज ऑफ मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स। एक अक्षी कंटिकाओं से घिरा है ना, कैसे घिरा हुआ है, एक अक्षी कंटिकाओं से घिरा हुआ है, समझ रहे हैं। एक अक्षी कंटिकाओं से घिरा हुआ है, ठीक। अब देखिए इतना कौन भर देता है, एक अक्षी कंटिकाओं से घिरा हुआ है। अब देखिए क्या होता है, अब इसमें देखिए जो इसको स्पिक्यूल फॉर्म करने वाला सेल्स है वो कौन है, ये कौन है महाराज, अभी मैंने लिखवाया, कौन है ये, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। ये कौन है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल। ये क्या करता है, स्पिक्यूल फॉर्म करता है, स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स, है ना। स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स कैसे फॉर्म करेगा, तो सबसे पहले इसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में कौन आता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है, ऐसे। ये क्या है, डिपोजिशन ऑफ CaCO3 और सिलिका। CaCO3 और सिलिका का डिपोजिशन हो गया। इसके बाद क्या होगा कि ये सेल ऐसे होने के बाद दो भागों में क्या होगा, टूट जाएगा। कितने भाग में टूट जाएगा, दो भाग में टूट जाएगा। दो भाग कौन कौन से होंगे, दो भाग इसके कौन होंगे, इसके जो दो भाग होंगे, एक होगा आपका एक कहलाएगा फाउंडर सेल और दूसरा कहलाएगा
थिकनर सेल क्या करेगा फाउंडर सेल भाई? कंट्रोल लेंथ ऑफ स्पिक्यूल्स, कंटिकाओं की लंबाई में वृद्धि को कंट्रोल करेगा। और थिकनर सेल क्या करेगा? कंट्रोल थिकनेस यानी मोटाई, थिकनेस ऑफ स्पिक्यूल्स। और उसके बाद ये जब स्पिक्यूल बन जाएगा तो क्या होंगे? ये चले जाएंगे कहाँ? मीजेनकाइम में। बनने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे? मीजेनकाइम में। दोनों सेल्स स्पिक्यूल से बनने के बाद अलग हो जाएगा। दोनों सेल्स जो होंगे स्पिक्यूल्स बनने के बाद क्या होगा जी? अलग हो जाएगा। बोलो। और स्पिक्यूल्स कौन कौन से बनेंगे? मोनोएक्सॉन या फिर बनेगा ट्राईएक्सॉन या तो फिर बनेगा टेट्राएक्सॉन। मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स में कितने न्यूक्लियस भाग लेंगे? 1 न्यूक्लियस। एक अक्ष है तो 1 न्यूक्लियस। ट्राईएक्सॉन में कितने न्यूक्लियस भाग लेंगे? 3 न्यूक्लियस। टेट्राएक्सॉन में कितने न्यूक्लियस भाग लेंगे? 4 न्यूक्लियस। याद रखिएगा, पूछता है जितने अक्षीय कंटिकाएं होंगी उतने केंद्रक उसके निर्माण में भाग लेंगे। अगर एक अक्षीय कंटिका है तो कितने केंद्रक भाग लेंगे? 1 न्यूक्लियस। 3 अक्ष है 1 2 3 तो कितने केंद्रक भाग लेंगे? 3 न्यूक्लियस। 1 2 3 4 अक्ष है तो कितने अक्ष भाग लेंगे? न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस इनके जो है फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। समझ गए? कौन बनाया? स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। ठीक है। अब इसमें एक होता है कोएनोसाइट सेल। अब कोएनोसाइट सेल की अगर आप संरचना देखें तो वो आपको कैसा मिलता है भाई? ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? ये क्या है? किससे जुड़ता है फ्लैजिला सीलिया? बेसल ग्रेन्यूल से। ये बेसल ग्रेन्यूल्स हो गया। ये क्या है भाई? ब्लेफेरोप्लास्ट हो गया। ब्लेफेरोप्लास्ट हो गया। और ब्लेफेरोप्लास्ट के बाद यहाँ बीच में क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। क्या है ये? न्यूक्लियस। देखिए, अब यही चीज आप लोग जानते भी होंगे, न्यूक्लियस। अब ब्लेफेरोप्लास्ट न्यूक्लियस जो होते हैं वह आपस में कैसे जुड़े? एक दूसरे से ऐसे जो होते हैं, जुड़े होते हैं, है ना? यही आपका क्या है? न्यूरोमोटर सिस्टम। जानते हैं ना? न्यूरोमोटर सिस्टम यानी कि फ्लैजिला की बीटिंग किसके कंट्रोल में है? न्यूक्लियस के कंट्रोल में है ना? बिकॉज न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क। ये फ्लैजिलम है, ये फ्लैजिलम है। और ये आपका क्या है? ये आपका माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई जो कि क्या बनाता है? कॉलर बनाता है। ठीक। ये रूट और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें ढेर सारे ऐसे ग्रेन्यूल फूड वैक्यूल्स आपको मिलेंगे। ये कौन महाराज हैं? ये हैं कोएनोसाइट सेल। अब क्या करता है? देखो,
अगर इसका एक टीएस आप काट दोगे, समझ रहे हैं ना, एक ल्यूकोसिलिनिया का आप टीएस काट दीजिए ऐसे, टीएस काट दिया, तो जब आप टीएस काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बोलिए, जो बाहर वाला लेयर है वो आपको ऐसे मिलेगा, है ना, ये बाहर वाला लेयर है, ये बाहर वाला लेयर है, ये बाहर वाला लेयर है। ये बाहर वाला लेयर कौन है भाई? ये है पिनाइकोडर्म। कौन है? पिनाइकोडर्म। पिनाइकोडर्म का अगर आप डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, कायदे से अगर ध्यान देंगे पिनाइकोडर्म को, तो देखिए ये जो पिनाइकोडर्म है, अगर इसका स्ट्रक्चर बढ़िया से देखें तो आपको कैसा मिलेगा? देखो, अंदर वाला हिस्सा ऐसे उभरा हुआ होता है, समझे, और बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो फ्लैट होता है, ऐसा होता है। ये पिनाइकोडर्म, समझ रहे हैं? ये पिनाइकोडर्म है। अच्छा आप देखिए, पिनाइकोडर्म है तो पिनाइकोडर्म में ऐसे मिलेगा, जगह जगह पे क्या मिलेगा जी? पोर मिलेगा ना। बोलिए, ये पोर क्या है? ऑस्टिया है ना। और इससे कौन लगा हुआ है? ये देखिए, अंदर का लेयर ऐसे बनेगा, ये अंदर का लेयर बनेगा, ये अंदर का लेयर ऐसे बना, ये अंदर का लेयर कौन बना रहा है? ये अंदर का लेयर बनाता है आपका ये अंदर का जो लेयर है, ये क्या है? कोएनोडर्म है। ये क्या है? कोएनोडर्म। कौन बनाता है? यही कोएनोसाइट सेल। और बीच में शरीर में खोखला रिक्त स्थान है। ये क्या है? स्पंजोसील, स्पंजोसील कैविटी। बोलिए, और यहीं पर क्या मिलेगा? जो बीच वाला, दोनों के बीच का लेयर है, पिनाइकोडर्म पहला लेयर, कोएनोडर्म दूसरा लेयर, और इनके बीच में इनको जोड़ने के लिए क्या मिलेगा? मीजेनकाइम। क्या मिलेगा? मीजेनकाइम। समझ रहे हैं ना? तो डिप्लोब्लास्ट, बाहर वाला पिनाइकोडर्म, भीतर वाला कोएनोडर्म, और इन दोनों लेयर को जोड़ने के लिए अंदर में बीच में है आपका मीजेनकाइम। अब आपने कहा इसका रोल क्या है? आपने कहा इट हेल्प्स इन न्यूट्रिशन एंड इन रिप्रोडक्शन बोथ। आप पानी में ऐसे रस्सी पटकोगे, जलधारा उत्पन्न होगा, तो ये क्या करता है? बीटिंग करता है, जलधारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि फूड पार्टिकल्स अंदर आया, इसके कॉलर से चिपक जाएगा। फूड पार्टिकल्स आया, इसके कॉलर से चिपक जाएगा। या स्पर्म आया, इसके क्या होगा? कॉलर से चिपक जाएगा, है ना। तो फिर क्या करेगा? ये रिप्रोडक्शन में भी मदद किया, न्यूट्रिशन में भी मदद किया। तो दोनों कार्य में क्या करता है? ये मदद करता है। समझ रहे हैं ना? ये बन गया।
टोटिपोटेंट सेल कौन है? भूल जाते 2 मिनट आप लोग, बार बार इसलिए पूछता आर्कियोसाइट सेल कौन है? टोटिपोटेंट सेल। टोटिपोटेंट शब्द किसने दिया था? टिश्यू कल्चर पढ़े हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़े हैं? Morgan 1901 coined the term totipotency for cell culture and tissue culture. भोजन को कौन स्टोर रखेगा? वे पढ़ते थीजोसाइट सेल। स्पेशल सेल कौन सा है जो इसी में मिलता है? कोएनोसाइट सेल। शरीर के बीच में जो खोखला रिक्त स्थान है क्या कहलाता है? स्पंजोसील कैविटी या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है। ऑस्टिया किसके एनालॉगस है? माउथ के। ऑस्कुलम एनस के। स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल स्क्लेरोब्लास्ट। मोनोएक्सॉन में कितने न्यूक्लियस भाग लेंगे? ट्राइएक्सॉन में, टेट्राएक्सॉन में। किसने टर्म दिया पोरीफेरा? आरी ग्रांट। भूलिए नहीं सब चीजें। स्पिक्यूल की लंबाई में कंट्रोल कौन करेगा? बाउंडर सेल। मोटाई को कौन कंट्रोल करेगा? थिकनर सेल। फ्रेश वाटर स्पंज क्या है? स्पॉन्जिला। पलटिए क्या है, दिमाग में बैठाते रहिए। ठीक है। बाथ स्पंज क्या है? यू स्पॉन्जिया। ठीक है। Venus flower of the basket, Euplectella. Old man's beard, Hyalonema, फेरोनीमा। ठीक। कितने तरह के वाटर कैनाल सिस्टम मिलते हैं? अभी आते हैं उसको। उठाएं इसको। थोड़ा सा मन लगा कि एग्जाम दे दीजिएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। समझे? इतना पढ़ा के अगर हम पूरे झारखंड में पहले पोजीशन पे रह सकते हैं तो आप 10वें पर तो आइए ना, 1 पे तो 10 पे। कितना मार्क्स का था आपका? याद नहीं है, रैंक हमारा फर्स्ट रैंक था पूरी झारखंड। अब सोचे कि हमको अपना नज़दीक का कोई जिला दे देगा, हम लोग खुश थे। होगा वालू गोड्डा दे देगा। गोड्डा तो हम सुने भी नहीं थे नाम। फिर मैंने गूगल में सर्च किया, 2-3 रिलेटिव से पूछा कैसे कैसे जाना, बहुत दूर दूर से ढूंढ के तो पता लगा।